जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री का सेट 6 करेंगे। तो पहले क्वेश्चन है हमारे पास कि तापमान से स्वतंत्र इकाई होती है। तो इनमें से वो चीज़ जो तापमान बदलने से जिसकी वैल्यू नहीं बदलती वह मोललता, क्योंकि मोललता के अलावा इन सब में आयतन होता है और आयतन तापमान बदलने से बदल जाता है। ठीक है, तो मोललता जो है वो तापमान से स्वतंत्र इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बहुत बार आ चुका है, सेकंड इनवर्स होती है। बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है, तो केनिजारो अभिक्रिया में प्राप्त होता है। अगर हम जो है बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाते हैं NaOH से क्षार से, तो जो है बेंजिल अल्कोहल बन जाता है और बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण, यह अभिक्रिया कहलाती है केनिजारो अभिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा केनिजारो अभिक्रिया। अगला है इंसबर्ग अभिकर्मक होता है, तो इंसबर्ग अभिकर्मक होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर SO2Cl। ठीक है, वो होता है इंसबर्ग अभिकर्मक। अगला है, निम्न में से कौन सा क्षारक DNA में उपस्थित नहीं होता, तो यूरेसिल जो है वो RNA में होता है। ठीक है, केवल DNA में नहीं होता। और जबकि अगर हम थाइमिन की बात करें, थाइमिन केवल DNA में होता है, RNA में नहीं होता। बाकी एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये दोनों में होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन DNA में भी और RNA में भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि परासरण दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है। देखो, ये पहले भी बताया था हमने। परासरण क्या होता है, पहले अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होके कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो है विलायक के अणुओं का पारगमन बहना उन परासरण होता है। परासरण दाब बल्कि वो होता है अगर हम जो है इतना बाह्य दाब लगा दे, वह न्यूनतम बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, वही परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब का फॉर्मूला होता है पाई बराबर ICRT। ठीक है, अर्थात अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ये केवल विलयन की सांद्रता भी क्या है, मोलरता पर डिपेंड करता है सिर्फ। ठीक है, तो इसलिए परासरण दाब क्या है, एक अणुसंख्या गुणधर्म है, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ विलयन की मोलरता पे। और मोलरता किस पे डिपेंड करेगी, विलय के मोलों की जो संख्या। तो इसलिए ये जो होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब अणुओं की संख्या पे डिपेंड करेगा परासरण ताप केवल, तो इसीलिए ये क्या है, अणुसंख्या गुणधर्म है। देखो NCERT पे बोली, परासरण दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है जो कि विलय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। ठीक है, तनु विलयनों के लिए प्रायोगिक तौर पर पाया गया कि परासरण दाब दिए गए ताप पर मोलरता C के समानुपाती होता है, पाई बराबर CRT। ठीक है, और इसको मोलरता क्या लिख सकता है, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। अगला क्वेश्चन है कि आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के कोलराउस नियम को समझाइए, इस नियम के एक अनुप्रयोग को बताइए। तो ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया हुआ है। कोलराउस का नियम क्या होता है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता जो है उसके धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ठीक है, जैसे NaCl की जो मोलर चालकता होगी वो अनंत तनुता पर Na की मोलर चालकता और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव की और Cl नेगेटिव की मोलर चालकता के जोड़ के बराबर होगी। इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग जो है अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में किया जाता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे CH3COOH हो गया, एसिटिक अम्ल, उसकी मोलर चालकता, ऐसे दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में इसका यूज होता है। ठीक है, इसको बिल्कुल पक्का याद करके जाना है। ठीक है, पेपर में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आयुपेशी यौगिकों के सूत्र जो है आयुपेशी नियमों के आधार पर लिखिए। पहला है डाइक्लोरिडो 20 एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, तो देखो इसकी रचना में क्या आएगा, सबसे पहले कोबाल्ट लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है क्लोरिडो है, डाइक्लोरिडो Cl2, और जो है EN है इथिलीन डाइएमीन, और ये क्या है शायद इकल्ली है, 20 है यानी 2 है नहीं, तो EN का भी 22। ओके, और इसकी कितनी है ऑक्सीकरण अवस्था, प्लस की 3 है। ठीक है, -2 तो यहाँ से आगे, तो बाहर जो क्लोराइड लगाना है वो क्लोराइड केवल एक Cl और लगाना है बाहर। ठीक है, ये होगा इसका नाम पहले वाले का, डाइक्लोरिडो 20 इथिलीन डाइएमीन और कोबाल्ट 3 क्लोराइड।
दूसरे वाला क्या है, आयरन 3, ये आयन बार है। उसके बाद हेक्सा साइनिडो फेरेट सेकेंड, तो Fe, तो एक बार हो गया, और FeCN6 ये है। अब देखो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 है, मतलब इस पर +3 चार्ज है, ठीक है। इसकी 2 है और इस पे -1 होता है, मतलब इधर इस पे पूरे पे कितना है, -4 आएगा चार्ज, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 आएगा, 4×3 = 12 हो जाएगा इसका, और यहाँ पे 3 आएगा, इसका भी -4×3 = 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा Fe4, और इधर इस पे 3। देखो ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे Na के साथ तो NaCl लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन जब Zn लिखे तो ZnCl2 लिखा जाता है, जब Al लिखे तो AlCl3 लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी +1 होती है, इसकी क्या होती है, इसकी +2 होती है, तो इसके साथ माइनस के भी 2 ही लगाने पड़ते हैं, इसकी +3 होती है, इस माइनस के 3 लगाने पड़ते हैं। अगर हम ले SO4 ले वो पहले -2 है, तो Na के साथ लेंगे तो Na2SO4 होगा, जिंक के साथ लेंगे तो ZnSO4 होगा, और एल्यूमिनियम के साथ लेंगे तो Al2 और SO4 की थराइस, ऐसे लिया जाएगा। तो वही काम जो है हमने यहाँ पे किया, इनको बैलेंस करने का चार्ज। अगला क्वेश्चन आ गया कि प्रोटीन की प्राथमिक एवं द्वितीयक संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखो पहले प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या है। प्रोटीनों में एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हो सकते हैं। एक्चुअली प्रोटीन क्या होता है, कई सारे जो एमिनो अम्ल है वो जुड़े रहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। एमिनो अम्ल एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इनकी एक पूरी की पूरी श्रृंखलाएं बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ठीक है। इसी को एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, इसी को इसकी प्राथमिक संरचना बोलते हैं। किसी प्रोटीन में प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्लों का एक विशिष्ट क्रम होगा, ठीक है, कि इस अमीनो अम्ल के साथ ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे जुड़े रहते हैं। अमीनो अम्लों का यह विशिष्ट क्रम जो है प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना बनाता है, ठीक है। प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अर्थात अमीनो अम्लों के क्रम में परिवर्तन से भिन्न प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी एमिनो अम्ल इधर से इधर हो गया तो उससे दूसरा प्रोटीन बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो ये चित्र में दर्शा रखा है, ये क्या है, एक एमिनो अम्ल है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, ऐसे जो है लाइन से एमिनो अम्ल एक के बाद एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसको बोलते हैं इनकी प्राथमिक संरचना। अब प्राथमिक संरचना क्या होती है, ऐसे जो सीधी है इस ये थोड़ी सी ऐसे घूम जाए, ठीक है, ऐसे घूम जाए, और इनके बीच में क्या बन जाए, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम द्वितीयक संरचना, ठीक है। मतलब जो एमिनो अम्ल है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है। CO के ऑक्सीजन में और NH के जो है हाइड्रोजन में क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो द्वितीयक संरचना। अब ये द्वितीयक संरचना ऐसे घूमती घूमती और घूम जाए और उनके बीच में और मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो वो तृतीयक संरचना हो जाएगी, ठीक है। और एक संरचना में दूसरी संरचना फंस जाए, तीसरी फंस जाए, ऐसे वो क्या बन जाएगी, 4 डिग्री संरचना बन जाएगी प्रोटीनों की। सेट 1 में भी आया था प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना क्वेश्चन। क्या होता है, प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध के द्वारा आबंधित होकर प्रोटीन के अणु को विशेष आकार देती है, ठीक है। यह प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहलाती है। 2 प्रकार की होती है, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा लहरिया परत, ठीक है। तो देखो अल्फा हेलिक्स संरचना में क्या है, ये एक के CO समूह दूसरे के NH समूह ये ऐसे घूम गई हेलिक्स की तरह, जैसे पेंच से घूम गया, और जो है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो अल्फा हेलिक्स संरचना। बीटा लहरिया प्लेट में क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ये जा रही है और दूसरी ये जा रही है, एक दूसरे के समांतर जा रही है, इनके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो वो क्या होता है, बीटा लहरिया परत संरचना होगी। ओके, ये अल्फा हेलिक्स और ये बीटा, इतनी टिप्पणी तो बहुत है, लिख लो कॉपी लेके एक बार इसको, है नहीं, लिख लो इसको, सारे को पोज करके नोट कर लो पूरे को अच्छे से। थोड़ा और इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। और ऊपर नहीं हो सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम।
अगला क्वेश्चन है 298 केल्विन तापमान पर निम्नलिखित सेल के लिए निम्नलिखित समीकरण लिखना है। यदि उपरोक्त सेल का जो ईएमएफ है वो 0.59 वोल्ट हो तो सेल के मानक ईएमएफ ई नोट सेल की गणना कीजिए। देखिए किसी भी सेल के लिए अगर निम्नलिखित समीकरण लिखनी हो तो वो होती है ई सेल और 298 केल्विन पे बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log Q। ओके, अब इस सेल में क्या हो रहा है, निकिल से तो निकिल 2 पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है, निकिल से निकिल 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या हो रहा है, कॉपर बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन खा करके, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण और इसका अपचयन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो n बराबर 2 हो जाएगी, ठीक है। और अभिकारक की साइड में Cu2 पॉजिटिव की सांद्रता लेनी है, और ठीक है, और मतलब ऐसे Ni प्लस Cu2 पॉजिटिव से Ni2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये पूरी अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो Q की वैल्यू हो जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी Ni2 पॉजिटिव की सांद्रता अपॉन Cu2 पॉजिटिव की सांद्रता, ठीक है, ये हो जाएगी। तो Ni2 पॉजिटिव की सांद्रता दे रखी है 0.01 अपॉन ये वैल्यू दे रखी है Cu2 पॉजिटिव की 0.1। तो इससे डिवाइड होके 1/100 है, 1/10 है, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 0.1 यानी कि 1/10। तो क्यों की वैल्यू क्या आ गई, 1/10 आ गई, ठीक है। अब n की वैल्यू और क्यों की वैल्यू इस क्वेश्चन में रख देंगे। ई सेल इसने दे रखा हमें पहले ही 0.59, ठीक है, 0.59 बराबर ई नोट सेल जो है हमें ज्ञात करना है माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू 2 है, और लोग ये पे बेस 10 होता है ना, लोग बेस 10, तो 1/10 लोग बेस 10 1/10, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, क्योंकि लोग 1 की तो हो जाती है 0, माइनस करके लोग 10 की होती है 1, तो 0 - 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। और -1 की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0.59 बराबर ई नोट सेल प्लस 0.0591 अपॉन 2, ठीक है, -1 है, माइनस माइनस क्योंकि प्लस, अब ये इधर जो है माइनस में चले जाएगा, 0.59 माइनस 0.0591 अपॉन 2 बराबर होगा ई नोट सेल के, ठीक है। इसमें से इसको घटाना है तो इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, 0.59 माइनस 0.0, 2 दूनी 4, 1 9, 2 9 18, 1 1, 2 5 10, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, 0.5900, 0.0295, तो ये आंसर आ जाएगा, वोल्ट बराबर होगा ई नोट सेल। ओके, तो देखो कुछ नहीं होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत आसान होता है, बस हमें एन की वैल्यू निकालनी होती है जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में 2 होती है, और क्यू की वैल्यू निकालनी होती है। ओके, और वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, निम्नलिखित इक्वेशन में, और जो है हमारा आंसर जो है आ जाता है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। तो देखो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण जो है वो प्राथमिक एमीन को बनाने की एक विधि है, ठीक है। इस विधि से जो है प्राथमिक एमीन हम प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है, जो थैलेमाइड है, देखो थैलेमाइड का सेकेंड, देखो ये होता है थैलेमाइड, ठीक है। अब थैले देखो अगर यहाँ COOH होता है, इसका नाम होता है थैलिक अम्ल, ठीक है।
और उसका एमाइड बन गया, यानी CONH2 समूह के होता है, एमाइड होता है ना, तो ये इसका नाम होगा थैलेमाइड। ओके, अब देखो इसका जो H है, इसको जो है जब मैं इसमें क्षार डालूंगा, जैसे मैंने इसमें डाला KOH, तो KOH जो है क्षार है वो इस हाइड्रोजन को, इसका हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, और इसका K इसके साथ जुड़ जाएगा। CO और यहाँ पे N नेगेटिव K पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे हेलो एल्केन के साथ RX। तो हेलो एल्केन का अब ये प्रतिस्थापन करवाएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है ना, इसमें हेलोजन परमाणु का जो प्रतिस्थापन उसकी जगह हटके क्या आ जाता है, एक नाभिक से नहीं आ जाता है, ठीक है। तो ये नाभिक से नहीं जाके इसको हेलोजन को हटा देगा, तो यहाँ से KX निकल जाएगा और ये आ जाएगा इसके पास, ठीक है। ये आ गया ऐसे CO, इधर CO और N और R, ठीक है, ये बन गया। अब हम जो है इसका करवा देंगे जल अपघटन, 2H2O H पॉजिटिव, इसका जल अपघटन करवा देंगे, तो क्या होगा, ये बन जाएगा थैलिक अम्ल, ठीक है। क्या बनेगा, थैलिक अम्ल प्लस R के पास RnH2, प्राथमिक एमीन हमें प्राप्त होगी, ठीक है। तो देखो थैलेमाइड की अभिक्रिया पहले एक क्षार से होगी, वो क्षार उसके H को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। उसकी अभिक्रिया फिर हम हेलो एल्केन से करवाएंगे, ठीक है, और उसके बाद उसका जल अपघटन कराएंगे, तो प्राथमिक एमीन हमें प्राप्त हो जाएगी RnH2, ठीक है। ये होती है ग्रेबरिन थैलेमाइड संश्लेषण। थैलेमाइड है और ये क्या है, थैलिक अम्ल, ठीक है। अब इसको हम जो है क्यों प्रीफर करते हैं इस रिएक्शन को, उसका कारण है कि इसमें हमें केवल प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है, इसमें जो अमीनों का मिश्रण प्राप्त नहीं होता। ज्यादातर अमीनों की अभिक्रिया में प्राथमिक भी बन जाती है, द्वितीयक भी, तृतीयक भी, ठीक है, ये दिक्कत होती है। लेकिन इस वाले में हमें केवल और केवल प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है, ठीक है। और इसलिए जो है हम इसको प्रीफर करते हैं। प्रीफर करते हैं का मतलब है प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेटों के डी तथा एल विन्यासों से आप क्या समझते हैं? डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना सूत्र लिखिए। ओके, देखो अगर हमें किसी यौगिक का पहले उसका डी और एल विन्यास बताना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे विशेष यौगिक जिसका विन्यास हमें पहले से ही ज्ञात हो, उसके रेफरेंस में देखते हैं, उसके रिलेटिव जो है हम देखते हैं कि उसके पहले डी आएगा या एल आएगा। जैसे कि कार्बोहाइड्रेटों में यह संबंध लिया जाता है ग्लिसरेल्डिहाइड के, ठीक है। तो ग्लिसरेल्डिहाइड में एक असममित कार्बन होता है, मतलब जिसपे चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हो, ठीक है। और उसके जो है दो समावयवी है, जो है एक दूसरे की मिरर इमेज है, वो इस तरीके से होते हैं। इनमें से एक में क्या है, दोनों OH ग्रुप जो है वो एक साइड है। ये कहे कि जो ये असममित कार्बन है, इसमें OH समूह क्या है, राइट साइड में है, और दूसरे वाले में असममित कार्बन पे OH समूह लेफ्ट साइड में है। तो जिसमें OH समूह राइट साइड में होते हैं उसके नाम से पहले क्या लगाता है, D प्लस ग्लिसरेल्डिहाइड। और प्लस क्यों, क्योंकि जो प्लस वाला इसका समावयवी है, यानी कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है, उसके प्लेन को, वो जो होता है वो उसका रूप होता है D, ठीक है। मतलब उसमें OH जो है राइट साइड में है, और जो माइनस है जो उसको एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में घुमा देता है, उसमें OH होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। देखो ग्लिसरेल्डिहाइड के प्लस समावयवी का जो विन्यास है वो D होता है। इसका अर्थ है जब हम एक किसी विशेष नियमों का अनुसरण करते हुए, जिनको आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, इसकी संरचना कागज पे लिखते हैं, तो OH समूह दाहिनी ओर होता है। वे सभी यौगिक जिनका सहसंबंध रासायनिक रूप से ग्लिसरेल्डिहाइड के D प्लस समावयवी से स्थापित किया जा सकता है, D विन्यास वाले कहलाते हैं, ठीक है। जबकि वे जिनका सहसंबंध ग्लिसरेल्डिहाइड के L समावयवी से स्थापित किया जा सके, वे L विन्यास वाले कहलाते हैं। आप संरचना में देख सकते हैं कि L माइनस समावयवी में OH समूह क्या है, बाईं ओर है। किसी मोनोसैकेराइड के विन्यास के निर्धारण के लिए इसके सबसे नीचे वाले
असममित कार्बन परमाणु, जैसा कि ग्लूकोज का दिखा रखा है, इसका सबसे नीचे वाला असममित कार्बन लेना है, ठीक है, की तुलना प्लस ग्लूकोज में सबसे नीचे वाले असममित कार्बन परमाणु में OH दाईं ओर है। ग्लूकोज में सबसे नीचे असममित कार्बन परमाणु में OH क्या है, दाईं ओर है, जिसकी तुलना प्लस डी ग्लिसरैल्डिहाइड से की जाती है। अतः प्लस ग्लूकोज का जो विन्यास है वो क्या डी निर्धारित किया गया है, ठीक है, डी निर्धारित, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको डी ग्लूकोज बोल देंगे। ओके, ग्लूकोज के अन्य असममित कार्बनों पर इस तुलना में हम ध्यान नहीं देते हैं। इस तुलना के लिए संरचना को इस प्रकार लिखा जाता है कि सर्वाधिक ऑक्सीकृत कार्बन, यहाँ जो है CHO है वो क्या रहे, शीर्ष पर रहे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें बस ग्लिसरैल्डिहाइड से तुलना करनी है, और हमारा जो सबसे नीचे वाला असममित कार्बन है वो अगर उसमें OH राइट साइड में है तो वो D रूप है, और OH लेफ्ट साइड में है तो वो L रूप है, ठीक है, ये मतलब है। अब आगे क्या कह रहा था इसमें, DL विन्यास से आप क्या समझते हैं, और डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना सूत्र लिखिए। तो डी ग्लूकोज के तो आपने अभी देखा, डी ग्लूकोज की संरचना क्या है, CHO, उसके बाद CHOH, फिर COH इधर है H, ये क्या है, फिशर संरचना है, फिशर ने दी थी बहुत सारे प्रयोग करने के बाद, CHOH, CHOH और CH2OH, ठीक है, ये हो गए डी ग्लूकोज, ये क्या है, डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज। ऐसे ही डी फ्रक्टोज की लिखेंगे संरचना, तो उसमें क्या है, सबसे ऊपर तो CH2OH होता है, उसके बाद CO समूह, उसके बाद CH इधर, OH इधर, बाकी तो ये सब क्या है, बिल्कुल इसके जैसे है, ग्लूकोज के जैसा, CHOH, CH और OH और CH2OH, ये हो गया डी फ्रक्टोज। जय श्री राम। तो आज हम सेट 6 के जो पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है कि ग्लूकोज के जल से बने विलयन की सांद्रता 10% वेट पर वेट है, ठीक है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.20 ग्राम मोल पर लीटर, ग्राम घनत्व ग्राम पर लीटर है, ग्राम पर लीटर, आई एम सॉरी, ठीक है, हो तो गणना कीजिए मोलरता की और विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश, ठीक है। मतलब ग्लूकोज और जल का एक विलयन है जिसमें ग्लूकोज का जो वेट है वो 10% है, ठीक है। यानी कि हम बोल रहे अगर कि हम जो है 100 ग्राम ले रहे हैं विलयन अपना, ठीक है, कितना, 100 ग्राम, तो उसमें से ग्लूकोज कितना हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा 10 ग्राम, 10% है, और जल कितना हो जाएगा, जल हो जाएगा 90 ग्राम, ठीक है। पहली चीज हमें निकालनी है मोललता क्या होती है, मोललता होती है विलेय के मोल बटे विलायक का भार, ठीक है, वो भी किलोग्राम में। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, भार कितना है इसका, 10 ग्राम है। ग्लूकोज का अणु भार कितना होता है, ग्लूकोज का अणु भार होता है 180 ग्राम पर मोल, तो मोल हो जाएंगे इसके, ठीक है, इसके मोल हो जाएंगे 10/180 यानी 1/18, ठीक है। तो मोललता क्या हो जाएगी, मोललता हो जाएगी इसके मोल 1/18 बटे इसका भार कितना है, 90 ग्राम है, किलोग्राम में बदले तो बटे 1000 कर देंगे, ठीक है। तो 18 से 5 कट जाएगा, ये 90, अरे यार क्या कर दिया, सॉरी, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई होगी आपस में, ठीक है। मोल कितने हैं इसके, 1/18, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 90/1000, ये 1000 चला जाएगा ऊपर, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ये हो जाएगा 100 और 18 गुणा 9, ठीक है। 18 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 18 का नम्मा 162, तो 100/162 ये हो जाएगी मोललता। अगर इसको हम करेंगे तो ये आएगी करीब 0.62,
तो मोल पर केजी। ओके, ये आंसर है। तो देखो हमने क्या किया है, निकाल के इसका भार और जो है मोललता का फॉर्मूला लगा दिया। मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के तो मोल लिखे, नीचे विलायक का भार लिखा और उसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मोलरता निकालनी है, मोलरता में भी क्या करना है, मोलरता ये निकाल देते हैं। विलेय के तो मोल लिखते हैं, कितना है विलेय के मोल, जो है 1/18 है, और विलियन का आयतन लेते हैं। ठीक है, अब विलियन क्या है, कितना है हमारे पास, 100 ग्राम है, और इसका घनत्व भी दे रखा है हमें कितना, 1.2। ठीक है, तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन निकालने के लिए इसके जो भी इसका है, इसको इसके घनत्व से ही भाग कर देंगे 1.2 से। ठीक है, तो 12 होता है 96, और यही लिख लेते हैं, वॉल्यूम होगी 100/12। ठीक है, ये इसमें मिलीलीटर में है, लीटर में बदलने के लिए इसको 1/1000 और कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, 1/12 लीटर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गए विलय के मोल, और बेटे विलियन का आयतन कितना है, 1/12 है। ठीक है, तो 12 तो बढ़िया, 12 ऊपर चला जाएगा, मोलरता बराबर 12/18, 6×2=12, 6×3=18, यानी 2/3 मोल पर लीटर। ये आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो पहले निकालनी थी मोललता। मोललता में क्या करा हमने, विलेय के मोल लिखे 1/18, विलायक का भार लिखा, उसको किलोग्राम में बदला और कर दिया। दूसरे में क्या करा हमने, मोलरता में विलेय के मोल लिखे, विलियन का आयतन लिखना था। आयतन निकालने के लिए जो भी द्रव्यमान है उसको घनत्व से भाग कर दिया। ठीक है, अब वो मिलीलीटर में आता आंसर, बिकॉज की ग्राम में था एक बार, उसको 1000, क्योंकि घनत्व क्या है, देखो ग्राम पर मिलीलीटर है ना, ये मिलीलीटर है। ठीक है, ग्राम मिलीलीटर इनवर्स पर, सारा ही गलत पढ़ दिया मैंने तो इसको। ठीक है, ग्राम पर मिलीलीटर है। ओके, तो जो है उसको जो है लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करा हमने। ठीक है, तो ये आ गया 1/12 लीटर मेरी वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम से डिवाइड करा तो आंसर आ गया ये 2/3 मोल पर लीटर। तीसरी चीज़ हमें निकालनी है इसका मोलन्स। अगला है विलियन में प्रत्येक घटक का मोलन्स निकालना। तो देखो ग्लूकोज के मोल तो कितने हो गए, ग्लूकोज का भार था 10 और ग्लूकोज का अणुभार था 180, इसके मोल कितने आ गए थे हमारे, 1/18 आ गए थे। दोबारा निकालने की जरूरत तो थी नहीं वैसे। अब जल का भार है 90 और जल का अणुभार होता है 18, इसके मोल कितने आ गए, 5 आ गए। देखो इसके मोल जो है, जल के मोल ग्लूकोज के मोल की तुलना में बहुत कई ज़्यादा है ना, तो इसलिए ग्लूकोज का जब हम मोलन्स लिखेंगे, ग्लूकोज, तो वो हम लिख देंगे बस इसके मोल बटे कुल मोल में जो 1/18 है, क्योंकि वो 5 के आगे नगण्य है, तो 5 ही ले लेंगे। ठीक है, बटे में 5, तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/90 हो जाएगा करीब, है नहीं। ओके, और अब अगर हमें जल के मोलंस निकालना है, तो जल के मोलंस के लिए 1 माइनस ग्लूकोज का मोलंस। ठीक है, नहीं ग्लूकोज, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/90, यानी कि 89/90, ये हो जाएगा। लेकिन देखो अगर हमें इसकी रियल वैल्यू चाहिए ना, इसकी ग्लूकोज के मोल्स की, तो यहाँ 5 + 1/18 करना पड़ेगा, है ना। तो 18 पंजे 90, 91, 91/18, तो ये रियल में वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 18 पंजे 90 और 1/91 आनी चाहिए, है ना, इन रियलिटी। तो इसको अब 91 हम यहाँ पे रखेंगे, 91 से गया तो आंसर यहाँ पे आएगा 90/91। तो थोड़ा थोड़ा ये अंतर पड़ा वैसे, बट ये सही वैल्यू है, ऐसे करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मोलन्स कैसे निकालते हैं हम, जो भी दो चीज़ है जैसे, तो पहले के मोल रख दिए और नीचे दोनों के, पहले के भी दो, मतलब विलय के मोल बटे कुल मोल। ठीक है, ऐसे निकालते हैं मोलन्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्धायु क्या होती है। तो अर्धायु होती है जब जो उसकी सांद्रता है, जिसमें अभिकारकों की सांद्रता जो प्रारंभिक सांद्रता की जब आधी रह जाए, तो उस समय अंतराल को उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्धायु कहते हैं। प्रदर्शित कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु अभिकारकों की प्राथमिक सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करती है। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें जो समय है और
उसका रिलेशन होता है सांद्रता के साथ 2.303 बटा के और लोग ए नोट बटा ए। ठीक है, ए नोट क्या है, लोग बेस 10। ए नोट है कि जो उसकी सांद्रता प्रारंभ में थी, और ए है जब उसकी सांद्रता फिलहाल टी समय के बाद जो सांद्रता बची है। ठीक है, अब जब अर्धायु होगी, जब टी की वैल्यू होगी टी हाफ हो जाएगी अर्धायु में, तो जो ए की वैल्यू होगी सांद्रता, वो क्या होगी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी ए नोट बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू अगर हम पुट करें तो टी हाफ बराबर 2.303 बटा के लोग बेस 10, ये ए नोट बाई 2 करूँगा तो ए नोट से ए नोट कैंसिल हो जाएगा, यार 2 बच जाएगा। ठीक है, देखो ए नोट को जब मैं डिवाइड करूँगा ए नोट बाई 2 से, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा, तो लोग बेस 10 2 हो जाएंगे। इसकी वैल्यू होती है 0.301। ठीक है, इसकी लोग बेस 10 इसकी, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 में, तो आंसर आ जाएगा 0.693 अपॉन की। ठीक है, ये होती है टिया। तो इसमें कहीं सांद्रता दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड कर रही है, केवल वेग स्थिरांक पे, सांद्रता पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, यही प्रदर्शित करना था हमें। अब अगला है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना है, 6.93 गुणा 10⁻³ मीटर इनवर्स। तो इसकी अर्धायु क्या होगी। ठीक है, तो के की वैल्यू दे दी हमें, टी आप अर्धायु होगी 0.693 बटे ये कितनी है 6.93 गुणा 10⁻³ मिनट इनवर्स है, तो ऊपर जाके आंसर आ जाएगा मिनट में। तो इससे ये कैंसिल हो गए, 10 बचेगा यहाँ पे, वो 10⁻³ में गुणा होगी तो हो जाएगी 10⁻², नीचे ऊपर चले जाएगा तो 100, 10⁻², जिसका मतलब होता है 100 मिनट। 100 मिनट हो जाएगी उसकी हाफ लाइफ, यानी अर्धायु। ठीक है, ये के की वैल्यू रख दी हमने और ये सब करके हो गया। देखो अगला क्वेश्चन है कि Fe2 पॉजिटिव तथा Fe3 पॉजिटिव में से कौन सा आयन अधिक चुंबक अनुचुंबकीय होता है और क्यों। देखो आयरन Fe, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 26 होता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 3d6 और 4s2। ठीक है, तो जब जो Fe2 पॉजिटिव होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d6, ये 2 गए इसके 4s0। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे डी ऑर्बिटल में, 1 2 3 4 5 और 6। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जबकि अगर मैं Fe+3 लूँ, Fe+3, तो इसका क्या होगा 3d5 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन जाने हैं, एक इसमें से चला जाएगा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने 5 है, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी उस वही क्या होगा, ज़्यादा अनुचुंबकीय होगा। तो Fe+3 क्या है, ज़्यादा अनुचुंबकीय है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है। अगला क्या है, अगला है Zn+2 लवण रंगहीन होते हैं, जबकि Ni+2 जो है रंगीन होते हैं। क्यों, देखो Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, देखो Ni का परमाणु क्रमांक होगा 28। ठीक है, इसका हो जाएगा 3d8 और 4s2। ओके, और जब Ni+2 बनेगा तो क्या बचेगा 3d8 4s0। ओके, तो किसी भी लिगेंड जब होगा तो उसकी उपस्थिति में क्या होगा, जब इसकी डी ऑर्बिटल्स जो है उनकी स्प्लिटिंग होगी, तो यहाँ पे तो 2 ही बढ़ने हैं और यहाँ पे 3 T2g Eg। ठीक है, तो इसके जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वे इस तरीके से होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है 6 7 8। ठीक है, या अगर जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी रहा फिर भी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर भी ऐसे जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो इधर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है जा सकते हैं ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या है डी संक्रमण, क्या है डी संक्रमण हो सकता है, नहीं होता है, हो सकता है, होता है। इसीलिए क्या होता है, ये रंगीन बनाता है, कलरफुल। ठीक है, जबकि जो अगर मैं Zn+2 की बात करूँ, इसका क्या होगा 3d10 और 4s0, मतलब इसके जो डी ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8
7 8 9 10, ठीक है, पूरा रूप से पूरा भरा हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर हो ही नहीं, जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो डी जो संक्रमण है वो संभव नहीं है, ठीक है, वो संभव नहीं है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं जा नहीं सकते, तो वो कैसे प्रकाश को अवशोषित करके जाएगा, तो कैसे रंग आएगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो Zn2 पॉजिटिव है ये क्या है, ये रंगहीन है, ठीक है। क्या है, रंगहीन। क्या, इस वजह से क्योंकि इसमें डी संक्रमण नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं आ सकते, ठीक है। जबकि Ni2+ में क्या है, ये चीज़ संभव है, इसलिए ये क्या होता है, कलरफुल होता है, रंगीन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उप सहसंयोजन यौगिकों के आबंध के संबंध में वर्नर का बर्नर कर दिया, वर्नर की अभिधारणाओं को समझाइए। तो देखो, वर्नर ने 1898 में जो है उपसह संयोजन यौगिकों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं निम्नलिखित, अभिधारणाएं पूछ रहे हैं। उपसह संयोजन यौगिकों में धातुएं दो प्रकार की संयोजकताएं दिखाते हैं, एक प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक संरचनाएं सामान्य रूप से आयनीय होती है, ठीक है, तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है, ठीक है। मतलब प्राथमिक जो इनकी संयोजकता है उसको कौन संतुष्ट करता है, एक ऋणात्मक आयन संतुष्ट करता है, ठीक है। और वो किसके बराबर होती है, वो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है, और वो जो है आयनित हो जाती है। जैसे उसको हम जो है जल में डुबाएंगे, ठीक है, वे आयन्स क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। द्वितीयक संयोजकताएं जो होती है वो अनायनीय होते हैं, ठीक है, मतलब वे आयनित नहीं होती, आयन्स जो है अलग अलग नहीं होते। ये उदासीन अणुओं तथा ऋणात्मक आयनों दोनों द्वारा जो है संतुष्ट होती है। जैसे NH3 भी लिगैंड होता है, वो क्या है, उदासीन है, और Cl निगेटिव क्या है, ऋणावेशित है। द्वितीयक संयोजकता उपसह संयोजन संख्या के बराबर होती है, ठीक है। ये तो ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर, ये उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या क्या है, कितने लिगैंड से ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है धातु परमाणु, वो होती है। तथा इसका मान किसी धातु के लिए सामान्यतः निश्चित होता है, ठीक है। और ज्यादातर धातु एक या एक से ज्यादा ये क्या उपसह संयोजन संख्या दिखा देती है, ठीक है। धातु से द्वितीयक संयोजकता से आबंधित आयन समूह, जो धातु से द्वितीयक संयोजकता से समूह आबंधित होगा वो विभिन्न उपसहसंयोजन, मतलब क्या है कि उपसहसंयोजन संख्या के आधार पे क्या होगा, उसकी एक विशेष आकृति होगी, और उसी हिसाब से वो जो लिगैंड्स होंगे वो जुड़ेंगे। जैसे किसी की चतुष्फलकीय होगी, टेट्राहेड्रल, उपसहसंयोजन संख्या 4 के लिए टेट्राहेड्रल होती है या स्क्वायर प्लेनर होती है। उपसहसंयोजन संख्या 6 के लिए क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय होती है, ठीक है। तो विभिन्न उपसहसंयोजन संख्या के अनुसार वो जो है अलग अलग आकृति बनाते हैं, ठीक है। इसकी तो लैंग्वेज बहुत टफ है, ठीक है। ओके, आधुनिक सूत्रीकरण में इस प्रकार की दिक् व्यवस्था को समन्वय बहुफलक, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। यानी मतलब एक जो हमने बताया ना, चतुष्फलकीय है, अष्टफलकीय है, वो एक उस होगा। गुरु कोष्ठक यानी बड़े ब्रैकेट में लिखी गई स्पीशीज संकुल तथा गुरु कोष्ठक के बाहर लिखी गई प्रति आयन कहलाते हैं। मतलब ये जो अंदर हो गए वे लिगेंड्स जुड़े होंगे उसके साथ, मेटल आयन के साथ, और बाहर जो हो गए आयन्स होंगे जो उसके चार्ज को बैलेंस करेंगे। मतलब एक तरीके से जैसे किसी आयन पे पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर उसके साथ क्या होंगे, निगेटिव आयन्स जुड़े होंगे। ओके, आगे है कि उन्होंने यह भी अभिधारणा दी कि संक्रमण तत्वों के समन्वय यौगिकों में सामान्यतः अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय व वर्ग समतली ज्यामिति पाई जाती है। ये स्क्वायर प्लेनर, ये टेट्राहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल। इस प्रकार जो ये हेक्सामीन, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव और ये की ज्यामितियाँ अष्टफलकीय होती है, क्योंकि इनमें सब में क्या है, 6 लिगेंड्स हैं, ठीक है। और 6 लिगेंड्स वालों की उपसहसंयोजन संख्या मतलब इनकी 6, उनकी ज्यामिति क्या होगी, अष्टफलकीय होगी। जबकि ये निकिल टेट्रा कार्बोनिल और टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनमेट, इनकी क्या होगी, जो है इसकी चतुष्फलकीय होती है और इसकी वर्ग समतलीय ये होती है। तो मेन रूप से ये 4 अभिधारणाएं हैं, इनको जो है अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर लो, अच्छे से याद कर लो इनको, ठीक है। वर्नर के सिद्धांत के विधान है, देखो सिंपल सी, देखो 4 सी बातें बस। धातु की 2
संयोजकता है। प्राथमिक संयोजकता उसकी ऑक्सीकरण संख्या की अवस्था के बराबर होती है, जो कि ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है, ये आयनित हो सकती है। ठीक है, और जो दूसरी है वो आयनित नहीं हो सकती, ये उसकी उपसहसंयोजन संख्या के बराबर होती है, जो कि उदासीन अणु या जो ऋणात्मक आयन है दोनों के द्वारा संतुष्ट हो सकती है। ठीक है, और जो द्वितीयक संयोजकता से संबंधित है वो एक विशिष्ट दिक् स्थान में व्यवस्थित रहते हैं, है नहीं, यानी एक विशिष्ट आकृति बनाएंगे वो। ओके, ये है इसकी 4 मेन अभिधारणाएं। ठीक है, ये बिल्कुल पक्की याद होनी चाहिए।